हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स सेट 19 को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डैश को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बताना है कि जो भारतीय पक्षी विज्ञान है इसके जनक किन्हें कहा जाता है। बात करें अगर हम सलीम अली के बारे में तो देखिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है यानी कि A.O. ह्यूम है जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है। इन्हें ही कहा जाता है भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक और ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर हम बात करें कैलाश सांखला की तो इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि 1972 में जब पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था तब उसमें इनकी विशेष भूमिका रही थी। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। देखिए अगर लोहे में कठोरता लानी है तो उसके लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6 और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। साथ ही आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो स्टील होता है यानी कि इस्पात होता है उसको भी कठोर करने के लिए उसमें कार्बन ही मिलाया जाता है। 54 आवर्स में नॉन स्टॉप 4 बार अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली पहली व्यक्ति कौन है। देखिए अंग्रेजी चैनल की बात की जा रही है तो हम पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में ऐड हो गई है। ध्यान दीजिए कि जो इंग्लिश चैनल है ये रहा ऊपर ब्रिटेन और नीचे है फ्रांस। तो इन दोनों ही देशों के बीच में जो भी जलडमरू मध्य है वो कहलाता है इंग्लिश चैनल। तो अगर हम बात करें कि इसमें पहली बार जो नॉन स्टॉप तौर पर 4 बार इस अंग्रेजी चैनल को पार किया है मात्र 54 घंटों में, तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है सारा थॉमस के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखिए ये अमेरिका से हैं। साथ ही इनके बारे में एक और फैक्ट भी है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर था लेकिन इस बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद भी इन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारा थॉमस। निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक एसिड कहा जाता है। म्यूरिएटिक एसिड का दूसरा नाम पूछा गया है तो देखिए इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड की तो ये ज़्यादातर चींटियों के डंक में पाया जाता है। जो सैलिसिटिक एसिड है ये पाया जाता है एस्पिरिन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और जो एसिटोएसिटिक एसिड है जो भी व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रस्त होता है उस व्यक्ति के मूत्र में सबसे ज़्यादा इसी अम्ल की मात्रा होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा पदार्थ रक्त के थक्के को बनने से रोकता है। ऑप्शन में है आपके पास हिपेरिन या वारफेरिन, ए और बी दोनों, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। देखिए अगर हम बात करें रक्त का थक्का तो इसका जमना कहलाता है स्कंदन। और यहाँ पर पूछा गया है कि इसको बनने से कौन रोकता है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो प्रतिस्कंदन के लिए यूज़ होता है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके लिए हिपेरिन का यूज़ किया जाता है और एक है वारफेरिन। जो ये दोनों ही हैं दोनों ही रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी दोनों ही। लेकिन अगर हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की तो देखिए ये दोनों ही रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। और जो हिपेरिन है इसका स्राव यकृत के द्वारा किया जाता है और जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है इन दोनों का संश्लेषण यानी कि दोनों का निर्माण ही यकृत के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो लीवर है उसमें प्रतिस्कंदन भी है और स्कंदन करने के लिए जो है दोनों का ही निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन एंड वारफेरिन दोनों ही। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों ही। देखिए हिपेरिन तो हमें नॉर्मल तौर पर याद रहता है लेकिन आप वारफेरिन को भी याद रखिएगा कि इसका यूज़ भी रक्त का थक्का बनाने में होता है। अश्रु गैस का मुख्य घटक क्या है। अश्रु गैस यानी कि जो टीयर गैस है, जब भी कोई हिंसा होती है तो उसमें लोगों को रोकने के लिए उसमें टीयर गैस का यूज़ किया जाता है और इसका जो अणुसूत्र है वो है CCl3NO2 और इसका जो मुख्य घटक है ये है क्लोरोपिक्रीन। राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन सी।
अगर हम बात करें मीथेन गैस की तो देखिए इसको CH4 से हम डिनोट करते हैं और इसको मार्श गैस भी कहा जाता है, साथ ही इसे ही दलदली गैस कहा जाता है। भूरे लाल समिति का संबंध किससे है? देखिए पुराने समय में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी जिसके अंतर्गत कोई ना कोई विशेष कार्य से ये समितियों का संबंध होता था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय के लिए तो देखिए राष्ट्रीय आय के लिए PC महालनोबिस जो समिति है इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है और जो PC महालनोबिस हैं इन्हीं के मॉडल पर जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो आधारित थी। जनसंख्या नीति के लिए एक समिति लाई गई थी स्वामीनाथन समिति, और जो मोटन वाहन कर हैं इनका संबंध है भूरे लाल समिति से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। आपको ध्यान में रखना है कि जो मीरा सेठ समिति है उसका जो संबंध है वो है हथकरघा उद्योग से। रिपीट कर लेते हैं, जो राष्ट्रीय आय है इससे संबंधित है PC महालनोबिस समिति, जनसंख्या नीति से संबंधित है स्वामीनाथन समिति, मोटन वाहन कर से समिति हो जाएगी भूरे लाल समिति, और जो हथकरघा उद्योग है इससे संबंधित हो जाएगी मीरा सेठ समिति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C मोटर वाहन कर से। ज्यामिति यानी कि जो जियोमेट्री है इसका सिद्धांत ने दिया और इन्हें फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है। बात करें अगर हम आर्किमिडीज की तो देखिए इन्होंने तैरने के सिद्धांत दिए थे और जो भी पनडुब्बियां हैं वो इन्हीं के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। यूक्लिड हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जियोमेट्री, इन्होंने इससे संबंधित काफ़ी सारे अपने सिद्धांत दिए थे। और जो एंटोनी लायवाशियर हैं इनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, और जो हेरोडोट्स हैं इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। देखिए आपको याद रखने हैं जो भी जनक हैं इम्पोर्टेंट और जो भी आविष्कारक हैं तो इनके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। सिट्रुलस लैनाटस किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए ये जो वैज्ञानिक नाम है सिट्रुलस लैनाटस ये नाम है तरबूज का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। और जो केला है इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है इसके वैज्ञानिक नाम का, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप जीता है? देखिए ये है विश्व कप की ट्रॉफी और ये है कपिल देव, और ये जो मैच आयोजित किया गया था 1983 में, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। इसमें भारत विजेता रहा था और उपविजेता थे वेस्ट इंडीज़। साथ ही इसका आयोजन तीसरी बार किया गया था, यानी कि तीसरे वर्ल्ड कप के हम विजेता थे, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 1983। फैनी मादक पेय के लिए भौगोलिक संकेतक किस राज्य से संबंधित है? देखिए जो फैनी है ये एक प्रकार का मादक पेय है और इसको GI टैग दिया गया है, और ये जो पेय है ये प्रसिद्ध है गोवा का। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस्ड इन गोवा, तो ये गोवा का बहुत ही फेमस है और यह माना जाता है कि जो फैनी पेय पदार्थ है इसका विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन केवल गोवा में ही किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D गोवा। और अगर हम गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी और ये है मांडोवी नदी के किनारे पर। देखिए जो गोवा की राजधानी पणजी है इसके बारे में बहुत बार ये पूछा जाता है कि यह कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ध्यान रखिएगा यह मांडोवी नदी के किनारे पर है और इसी पर ही दूध सागर जलप्रपात स्थित है। निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? भारत रत्न की बात करें तो देखिए ये इस प्रकार से है, और इसकी शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की तो ये शहनाई वादक हैं। लता मंगेशकर हैं, ये भी एक संगीतकार हैं, और इन दोनों को ही यह अवार्ड दिया गया था 2001 में, इसे सम्मानित किया गया था। और जो MS सुब्बुलक्ष्मी हैं ये भी एक सिंगर हैं और इनको 1998 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करें अमर्त्य सेन की तो ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इनको भी 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है इनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C MS लक्ष्मी। आपको मुझे भारत रत्न से संबंधित एक सवाल का जवाब देना है कि जब भी किसी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो इसका रिबन कौन से कलर का होता है?
रंगास्वामी कप कौन से खेल से संबंधित है? देखिए जो रंगास्वामी कप है इसका संबंध है हॉकी से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी। साथ ही जो स्टेनली कप है ये भी हॉकी से ही संबंधित है। और अगर हम बात करें फुटबॉल की तो देखिए फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप, और जो टेबल टेनिस है इससे संबंधित आता है रोजर्स कप। दोनों में ही डिफरेंस याद रखिएगा। शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन कौन से वायसराय के शासनकाल से जुड़ा है? यानी कि जब शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था और जब भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था तब उस समय भारत के वायसराय कौन थे, यह पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें लॉर्ड डफरिन की तो देखिए इनका समय कार्यकाल 1885 का रहा है और इन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। लॉर्ड डलहौजी हैं, इनके समय में पहली बार भारत में रेल का शुरुआत की गई थी और इन्होंने हड़पगढ़ की नीति को अपनाया गया था। और जो लॉर्ड वेवेल हैं इनका जो समय कार्यकाल रहा है ये रहा है 1943 से लेकर 47 तक का, और इन्हीं के समय में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था और भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और इसके बाद में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए थे सी राजगोपालाचारी को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। साथ ही इनके बारे में वो याद रखिएगा कि जो वेवल योजना आई थी वो भी लॉर्ड वेवल के समय में ही लाई गई थी। पायजामास आर फॉर गिविंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए ये पुस्तक है पायजामास आर फॉर गिविंग और ये पुस्तक लिखी गई है ट्विंकल खन्ना के द्वारा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्विंकल खन्ना। अगर हम बात करें मलाला यूसुफजई की तो इनकी भी एक फेमस बुक आई है जो कि है वी आर डिस्प्लेस्ड। किस शासक को अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। बिंदुसार हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। और जो अशोक हैं ये बिंदुसार के पुत्र हैं। और जो महापद्मानंद हैं ये नंद वंश के संस्थापक थे। और अगर हम बात करें कि जो अमित्र घात है ये किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है बिंदुसार को, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। और अगर हम बात करें इनके अन्य नामों के बारे में तो देखिए इनको सिंहासेन और वारिसार अजातशत्रु भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त हैं, इनके समय में जो इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य या जिनको हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कहते हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसके अंदर इन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और आर्थिक निर्णयों के बारे में साथ ही सैनिक कार्यों के बारे में अपना विवरण दिया था, यानी कि इन सब के बारे में उन्होंने व्यवस्था बताई थी। कौन सी नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है? देखिए ये है हिमालय रेंज और यहाँ पर है नेपाल और यहाँ पर है भारत। तो देखिए इन दोनों के ही बीच में जो नेपाल है और यहाँ पर जो बिहार है, इनमें एक नदी बहती है जो कि है गंडक नदी, या फिर जिसको काली गंडकी भी कहा जाता है। तो ये जो नदी है काली गंडकी यानी कि जो गंडक नदी है, इसको ही कहा जाता है सदानीरा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गंडक नदी। अगर हम बात करें कोसी की तो ये भी बिहार में ही बहती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी है, यह है उड़ीसा में बहती है और इसे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों में ही बहती है और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। यमुना नदी है, इसका पुराना नाम है कालिंदी, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री कालिंदी पर्वत से। राइट आंसर यहाँ पर फिर हो जाएगा ऑप्शन सी गंडक नदी। देखिए आप नदियों के प्राचीन नाम भी ध्यान में रखिएगा। विवेकानंद स्मारक शिला में स्थित है। आपको बताना है कि जो विवेकानंद स्मारक शिला है ये कहाँ पर स्थित है। देखिए इसको बिल्ड किया गया था 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में, और ये जो स्मारक है ये इस प्रकार से है और ये चारों तरफ से जो लक्षद्वीप समुद्र है उससे घिरा हुआ है और इसका निर्माण किया गया है कन्याकुमारी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पियरे क्यूरी ने अपनी पत्नी मैरी क्यूरी और हेनरी बैकेरेल के साथ भौतिकी में 1903 में नोबेल पुरस्कार डैश से जुड़ी अपनी खोजों के लिए साझा किया। यानी कि आपको इससे ये पता चलता है कि 1903 में 3 लोगों को नोबेल अवार्ड दिया गया था एक ही कार्य के लिए, पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी और हेनरी बैकेरेल को। देखिए ये जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया था उनको रेडियोधर्मिता की खोज के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। और जो प्रकाश प्रकीर्णन है इसके लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेडियोधर्मिता। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में स्थित है, यह कब बनाया गया था? देखिए वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसको कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और ये स्थित है महाराष्ट्र के मुंबई में। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसको कब बनाया गया था। तो देखिए इसका निर्माण किया गया था 1878 से लेकर 1888 के समय में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक जलधारा है जो पेरुवियन तटीय प्रदेश में गर्म समुद्री लहर है, इसे क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पेरू देश है इसके तटीय प्रदेशों में जो गर्म समुद्री लहरें बहती हैं उनका नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम है एल नीनो और ये प्रशांत महासागर के एरिया में बहती है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इस धारा से संबंधित दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि ये किस प्रकार की धारा है, दूसरी ये है कि यह कौन से देश में बहती है और तीसरा ये भी पूछा जाता है कि ये जो धारा है ये कौन से महासागर में बहती है। तो इससे 3 क्वेश्चन एक ही साथ में पुट किए जा सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो धारा है वो है एल नीनो धारा। हिंडोला महल और जहाज महल है किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? देखिए ये जो महल है इसको तो कहा जाता है हिंडोला महल और ये जो महल है ये कहा जाता है जहाज महल और ये दोनों ही एमपी में स्थित हैं। और एमपी की एक प्रसिद्ध शैली है, वास्तुकला शैली है मांडू शैली। ये दोनों ही संबंधित हैं मांडू शैली से और ये एमपी के मांडू क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईपीएफ? देखिए ये फंड वगैरह से रिलेटेड है और इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। आजकल एग्जाम्स में फुल फॉर्म्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। शब्द डेड बॉल कौन से खेल से जुड़ा है? आपको बताना है कि जो डेड बॉल शब्द है ये कौन से खेल से संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है क्रिकेट से। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो क्रिकेट है इसमें जो प्लेयर्स की संख्या है वो है 11। विनोबा भावे के द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी संत विनोबा भावे के द्वारा 1951 में और ये एक प्रकार का भूमि सुधार आंदोलन था और इसका संबंध भूमि के वितरण से संबंध था। और अगर हम बात करें इसके अन्य नाम की तो देखिए इसका अन्य नाम है रक्त रहित क्रांति। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें हरित क्रांति की तो देखिए हरित क्रांति की शुरुआत भारत में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और अगर विश्व में बात करें तो इसकी शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। और जो श्वेत क्रांति है जो कि दूध से संबंधित है और इसकी शुरुआत की गई थी वर्गीस कुरियन की, यानी कि जो श्वेत क्रांति है इसके भारत में जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन को। आपसे कल प्रश्न किया गया था कि जो प्रसिद्ध टाबो बौद्ध मठ है यह कौन से राज्यों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का तवांग मठ काफ़ी प्रसिद्ध है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अथवा कार्यालय। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और इसके बारे में यानी कि इन ऑप्शंस के बारे में जो भी आपके पास डिटेल है आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए है या कोई भी चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।